पेज ले आए? मैंने कहा था रफ पेज लेके आना। जल्दी निकालो। आपके पास केवल 5 मिनट हैं। रेडी हो जाओ। सबसे पहले गैस स्टेट के फार्मूले लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। मैं सीक्वेंस बोल रहा हूँ, लिखना है जल्दी। गैस स्टेट पेज निकाल के उसके बाद मुझे जमा कर देना। उसके ऊपर नाम लिख लो पहले। आप कितनी देर में आ रहे हैं? हाँ जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। हाँ कर दी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जल्दी लिखो। अरे इतना टाइम नहीं है भाई। लिखो। पार्शियल प्रेशर यानी डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का। किसी गैस ए के लिए, गैस ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा? पार्शियल प्रेशर। बोलना नहीं है, लिखना है केवल। नेक्स्ट लिखो। डिफ्यूजन इफ्यूजन के लिए R1/R2 इक्वल टू R1/R2 इक्वल टू। हो गया। R1/R2 इक्वल टू कुछ होता है, फॉर्मूला पड़ा होगा डिफ्यूजन इफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट। फिर लिखो। अपने मन से लिखना है। मैंने वो बताया ना R1/R2 इक्वल टू N1/N2 अंडर रूट M2/M1। यही वाली लिख रहे हैं ना? और कौन सा लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन का भाई साहब आपने? ये जो सर खुजला रहा है, कुछ लिखा ही नहीं आपने। हाँ तभी। 3 दिन का स्वतंत्रता दिवस मना लिया ना आप लोगों ने? संडे मंडे ट्यूसडे। देखो जब तक हम आपकी क्लास में टीचर हैं तब तक आपके पास कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। समझ में आ गई बात? अगर अभी आप स्वतंत्रता दिवस मनाओगे तो जिंदगी भर गुलामी मनानी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आप स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहोगे। फिर लिखिएगा URMS। जिसने नहीं लिखे होंगे वो कुटने वाला है, ध्यान रखना। बाल बाद में संभालना। UMPS। U एवरेज। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल मॉलिक्यूल। हो गया? फिर लिखिएगा। हो गया? फिर लिखिएगा वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन। वंडरवाल इक्वेशन जानते हैं ना? हाँ। फिर लिखिएगा
compressibility factor for positive deviation, compressibility factor for positive deviation, compressibility factor for positive deviation। फिर लिखिए compressibility factor for negative deviation, compressibility factor for negative deviation। हो गया? फिर लिखिएगा virial equation, virial equation in low pressure range, virial equation। कितने लोगों ने लिख ली है? चेक करो, ये लिखा हुआ z इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट में b माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 1 अपॉन वी एम। फिर बॉयल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर। इसके बाद में इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। हो गया? लिक्विड, कोई किसी भी लिक्विड के कारण लगने वाले प्रेशर को कैसे निकालते हैं? लिख लो जल्दी, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड P इक्वल टू। हो गया? फिर दो लिक्विड हैं, उनके प्रेशर को कैसे कंपेयर करेंगे? दो लिक्विड हैं, उनके लगने वाली प्रेशर को कैसे कंपेयर करेंगे? बस हो गए, ठीक है, इतने ही लिखने थे। नेक्स्ट साइड में डालो अपने। अभी आपसे ये सारे पेज कलेक्ट करते हैं। एक काम करो, अपना पेज नेक्स्ट को देते जाओ, वो सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे। लास्ट से पेज पास करना शुरू करो। सभी पेजेस पे अपना नाम होना चाहिए, जिसका नाम नहीं होगा नाम जरूर डाल देना पेज पे। मैंने कहा था रफ पेज लेके आना, आप लोग यार सुनते नहीं हो, ये पेज बर्बाद कर रहे हो। वैसे ही कुछ नहीं लिखा आप लोगों ने। रफ रजिस्टर वाला आता है ना, गंदा से, किसी भी दोस्त से मांगोगे तो वो उधार दे देगा। उन पेज को तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उधार ना देता हो। चलो अभी कलेक्ट करवा लेंगे, अभी अपनी बात रखो, चलो लिखो, टाइम बर्बाद हो रहा है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक भी लिखवाऊंगा, थर्मोडायनेमिक भी लिखवाऊंगा, समझ गए ना बात को? अगर आप याद नहीं कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया, सोचो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने वही चीजें पूछी हैं जो मैंने नॉर्मली याद करनी होती है। इतना भी याद हो जाएगा ना तो भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग। आप में से बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर मेरा पहले अच्छे नहीं पढ़ा तो मैं अब कैसे करूं, मैं बोलता रहूं ऐसे करूं। इतना भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो भी चैप्टर कमांड में आ जाएंगे आपके। आज कौन सा फोर्थ नंबर लेक्चर है ना?
ये तो पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, गॉड नेवर साइकिल बता दिया था। गॉड नेवर साइकिल नहीं बताया था? तो कहाँ तक बताया था? हैसलॉ बता दिया था। अच्छा, एप्लीकेशन लिखने थे। हाँ तो ठीक, लिख लेते हैं, लिखिएगा। चलिए ये बताओ, हैसलॉ में कहाँ तक पढ़ा दिया था फिर? अच्छा, ये बताया था। लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हैसलॉ। कैलकुलेट, कैलकुलेट डेल्टा एफ एच डिग्री, कैलकुलेट डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर CO, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कैलकुलेट डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर CO by the help of given reactions, by the help of given reactions, by the help of given reactions। रिएक्शन लिखो, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH1 होगी। एक और रिएक्शन लिखो, CO गैस, CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। ये लास्ट बेंच में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत तेज आवाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात नहीं करनी है। मैंने आपको देख लिया है, नहीं टोका है, इसका मतलब ये नहीं कि सर हमको नहीं देखना चाह रहा। बात नहीं करनी है। आपको भी पता है सर ने हमें देख लिया, फिर भी बात किए जा रहे हो आप लोग। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी डेल्टा RH2। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो रिएक्शन आपको दी रहेंगी। नहीं देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बताओ। कुछ समझ में आया क्या पूछा है? क्या समझ में आया? आपको कुछ भी समझ नहीं आया? भाई साहब, ये बोर्ड कैसा हो रहा है यार स्लाइड करने पर? इस बारे में, तो ये बनाना है यानी कि CO गैस बनाना है, और CO गैस बनाना है तो इसमें एलिमेंट देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। कौन कौन से हैं? तो हमें इसके एलिमेंट लिखना पड़ेंगे रिएक्टेंट साइड, और रिएक्टेंट साइड एलिमेंट होना चाहिए कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें इन दोनों रिएक्शन से हमें ये आंसर मिले? तो आपको पता है 1 में से 2 को माइनस कर दें, और इससे जो आंसर आएगा वो डेल्टा RH कहलाएगा। तो ये डेल्टा RH हमको कैलकुलेट करना था। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर हमारा ये रहेगा, डेल्टा RH इक्वल टू डेल्टा RH1 माइनस डेल्टा RH2। सबने लिख लिया? ठीक है, नोट कर लो, ये आंसर रहेगा। तो जो ट्रीटमेंट हम रिएक्शंस के लिए करते हैं वही सेम उनका डेटा जो एनर्जी है उसके लिए करें। हो गया? एक और रिएक्शन लिखो, कैलकुलेट डेल्टा FH डिग्री फॉर
C6H6 liquid. Calculate delta FH degree for C6H6 liquid by the given reaction. By the help of given reaction. C6H6 by the help of given reactions. Reaction लिखिएगा, carbon solid graphite plus O2 gas gives us CO2 gas. इसके लिए वैल्यू होगी डेल्टा RH1. H2 gas plus O2 gas gives us H2O liquid. इसके लिए वैल्यू होगी डेल्टा RH2. C6H6 liquid plus O2 gas gives us CO2 gas plus H2O liquid. इसके लिए वैल्यू होगी डेल्टा RH3. बैलेंस कर लेना इस रिएक्शन को. रिएक्शन बैलेंस करना बहुत जरूरी है. मैंने यहाँ बैलेंस किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा बैलेंस की हुई मिलेंगी. ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये 2 है और ये 3 है. इन तीनों रिएक्शन को यूज करना है और हमें फाइनली रिएक्शन में बनाना क्या है. तो C6H6 हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए. तो C6H6 हमारे पास लिक्विड ये प्रोडक्ट होगा. तो रिएक्टेंट क्या क्या होना चाहिए. कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होना चाहिए. बस. तो इसको 6 कर लो, इसको कितना कर लो 3. और इसके लिए जो आंसर आएगा वो डेल्टा RH3 कहलाएगा या डेल्टा RH हमको निकालना. अब हम बाकी तीनों रिएक्शन को कैसे ट्रीट करें कि हमें ये 4th नंबर की रिएक्शन मिल जाए. गुड मॉर्निंग. तो बोर्ड पर देखो, मेरी बारी. पहला केस, पहली रिएक्शन में कार्बन किस साइड है. रिएक्टेंट साइड. और मेन रिएक्शन में कितना कहाँ चाहिए. रिएक्टेंट साइड ही चाहिए. इसका मतलब कार्बन सही है. फर्स्ट रिएक्शन को हम ऐड करेंगे. बको यस. अब आते हैं दूसरी. हमें एक और रिएक्टेंट क्या चाहिए. दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन किस साइड है. लेफ्ट साइड. तो इसको प्लस कर दो. सेकंड रिएक्शन. बको यस. अब इधर आपको C6H6 किधर दिख रहा है. इधर किधर ले जाना है. तो इसको माइनस कर दो. मुझे लगता है समझ तो नहीं आया होगा. पक्का. अब थोड़ी थ्योरी पे और चलते हैं. पहली रिएक्शन में कार्बन के कोएफिशिएंट कितना है 6. यहाँ पर कार्बन कोएफिशिएंट 1. तो इसे पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कितने से कर दो 6 से. कितने से 6 से. सुनाई दे गया. अब दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन कितना है 2. यहाँ कितना चाहिए. तो ये पूरी रिएक्शन को 3 से. ऐसा जरूरी नहीं कि होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है. हो सकता है 3/2 से भी करना पड़ जाता. वो डिपेंड करेगा. ओके. नेक्स्ट रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई. 1 से. अब ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है वो इनके डेटा के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा. यानी डेल्टा H1 को कितने से मल्टीप्लाई किया. तो यहाँ 6 आएगा. बको यस. पक्का. सेकंड को कितने से मल्टीप्लाई किया 3. और थर्ड को 1 से. कंफर्म. यही डेटा यहाँ लिखेंगे हम. यानी हमारे पास डेल्टा RH इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू डेल्टा RH1 बको यस प्लस 3 इंटू डेल्टा RH2 माइनस डेल्टा RH3. दैट्स योर आंसर. जो वैल्यू दी होगी बस साइन वैल्यू डालेंगे, आंसर आ जाएगा. कितने लोगों समझ में आ गया. कंफर्म. अब ये देख तो लो सही किया कि नहीं. बोर्ड पे देखो. यहाँ पर 6 कार्बन आ गया. ठीक है. यहाँ O2 कितना आ गया 6. पक्का. लेकिन इसमें तो O2 नहीं चाहिए. यहाँ देखते हैं. यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 O2 हो गया. और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 और ये 15/2 कितना होता है 3/2. आ रहा है कुछ. हाँ तो प्रूफ कट जाएगा. मतलब कट जाना चाहिए सब कुछ मिला के. गुड मॉर्निंग. सुनाई दे गया. मैंने बोला ये यहाँ पर 6 3/2 इन दोनों को ऐड किया. बको यस. इसको माइनस किया तो इक्वल वैल्यू होगी तभी कटेगी ना. तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान रखना. नेक्स्ट इसी में लिखो बॉर्न हैबर साइकिल. बॉर्न हैबर साइकिल. जिसे आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा है.
तो जल्दी से Na प्लस Cl2 कन्वर्ट इनटू NaCl का बॉन्ड नेवर साइकिल बनाओ। ये नोट हो गया? हटा दूं? देखो, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट इनटू NaCl सॉलिड। हो गया? यहाँ पर ये जो डेल्टा H निकल रहा है, पूरा डेल्टा H, हमने हेस लॉ में आपको पढ़ा है कि टोटल स्टेप्स में जितनी भी एंथैल्पी होगी, वो चाहे सिंगल स्टेप जाओ या मल्टी स्टेप, सब बराबर होंगी। तो सबसे पहले रिएक्शन का पैटर्न समझते हैं। Na किस में कन्वर्ट हुआ होगा? Na गैस में, और Na गैस से ये आयनाइज हुआ होगा Na पॉजिटिव में। बको यस। अब Cl2 डिसोसिएट हुआ होगा तो Cl में कन्वर्ट हुआ होगा। हमें Cl हाफ मोल चाहिए तो यहाँ हाफ लिखा जाएगा। और Cl किस में कन्वर्ट हो गया? Cl नेगेटिव में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन हुए होंगे आयंस, और ये एनर्जी रिलीज हुई होगी। बको यस। अब यहाँ ध्यान से देखना कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। इसमें देखो, Na सॉलिड से Na गैस बनाया, यानी डेल्टा H सब्लिमेशन। बको यस, यानी डेल्टा H सब्लिमेशन लिख सकता हूँ मैं इसको। और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? कंफर्म? इसी टाइप से Na पॉजिटिव बना, यानी डेल्टा H2, तो इसका मतलब डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं समझ में आया? ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। पक्का? मैं जब इसको कंप्लीट कर दूंगा ना तो बोर्ड पे इसको हटा दूंगा, इसलिए ध्यान से देख लेना। गलतफहमी है छापने की, छापने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। Cl2 के कितने मोल लिखे हुए हैं? हाफ। इसको डिसोसिएट करना है तो उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये डेल्टा H3, और ये डेल्टा H3 होगा वो हाफ टाइम ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा। और ये वॉल्यूम, ये भी पॉजिटिव होगी। पक्का? क्यों पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। गुड। अब Cl से Cl नेगेटिव, तो डेल्टा H4, और ये वैल्यू हमारे पास होगी जिसे बोलते हैं डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये होती है नेगेटिव। जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बट पता नहीं क्यों, अभी पूछता हूँ। ठीक है, डेल्टा H4, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होकर NaCl बना, तो आयनिक बॉन्ड बना, यानी डेल्टा H5। और ये डेल्टा H5 है, मैंने उसको बोला है लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। और ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो टोटल एनर्जी यानी डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H इक्वल टू हमारे पास होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। यहाँ पर आपको पता है नेगेटिव कौन कौन सी हैं? 5, 4, 3। पक्का? तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हैं। 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है। बको यस। और ये सारी वैल्यू, तो ये रिक्वायर्ड एनर्जीज हैं, रिक्वायर्ड एनर्जीज, क्योंकि ये पॉजिटिव है। और ये रिलीज एनर्जी है, ये नेगेटिव है। अगर रिलीज एनर्जी ज्यादा है तो वैल्यू नेगेटिव साइन आएगा, अगर रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है तो वैल्यू का पॉजिटिव साइन आएगा। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। अच्छा, हो सकता है किसी नोट्स में मैंने ही लिखाया हो या किसी ने भी लिखाया हो, यहाँ माइनस प्लस लगवा दिए गए होंगे। तो ऐसा है, माइनस प्लस नहीं लगाया मैंने, आपको वैल्यू सारी की सारी साइन के साथ लिखनी पड़ेगी। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ -10 लिखा हुआ है तो यहाँ -10 लिखना है, या +10 लिखा है तो +10 की वैल्यू, इस टाइप से आपको साइन के साथ वैल्यू डालोगे तो आंसर्स आ जाए। मेरा मतलब ये कि 2 और -3 को कैसे ऐड करेंगे? 2 प्लस -3 लिख सकते हैं ना, तो मैंने भी यही लिखा है। अब समझ में आ गई होगी बात, नहीं तो आप सोचे सारी वैल्यू पॉजिटिव में लगानी है। अच्छा, एक और चीज देखो, हाफ मोल का डेटा हाफ मोल के साथ ही लिखना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा सर ने तो डेल्टा H3 लिखा था आप लिखेंगे नहीं। यहाँ पर डेल्टा H बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट एनर्जी 10 मोल है। कितनी है? तो डेल्टा H3 की वैल्यू कितनी हुई? 5 हुई। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो मैंने आपको एग्जैक्ट टर्म बताई कि ये जो डेटा आप निकालोगे वो सिर्फ चिपकाना है आप लोग।
हाँ, इसमें कुछ वो लोग भी हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे, है ना? बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जिनको होना चाहिए था। मैं पिछली क्लास का मतलब मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की क्लास हुई थी। छाप लिया सबने? जल्दी लिखो फिर नेक्स्ट वर्ड नेवर साइकिल। MgCl2 के लिए करेंगे नेक्स्ट। लिखो, ये मैंने एग्जाम्पल 1 नाम दे देना। एग्जाम्पल 2 लिखो, Mg plus Cl2 convert into PCl5। Mg plus Cl2 gives us MgCl2। आप सोच के देखो, ये पूरे थर्मोकेमिस्ट्री के नोट्स देखो, 2 लेक्चर का चैप्टर नहीं था ये, और 4 लेक्चर हो गए। पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे कुछ दोस्त घर आते थे, तो मेरे घर वाले हमेशा नाराज होते थे। वो ये बोलते थे कभी अच्छे दो लड़कों से दोस्ती करो। मैं उनको ये कैसे बताऊं कि ये पहले अच्छे ही थे। बाकी सब समझ गए। ये कहावत है या ये बात मुझे आज भी याद आती है, क्योंकि पहले मैं अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, अच्छी स्पीड चलती थी, फिर मैं आपके पास आ गया। आप समझ गए ना? फिर मैं बिल्कुल आपके जैसा हो गया, बिल्कुल कचरा हालत में जी रहे हैं अपन, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है ना? सही बात है। दूसरा नहीं लिखा अभी तक, Mg plus Cl2 कन्वर्ट इंटू MgCl2। सारे पैटर्न यही है यार। Mg कैपिटल M होता है इसमें। Mg solid plus Cl2 gas gives us MgCl2 solid। Mg solid से पहले क्या बना होगा? Mg गैस। Mg गैस से क्या बना होगा? Mg डबल पॉजिटिव, पक्का? इसके बाद में Cl2 से क्या बना होगा? Cl गैस। उसके बाद 2Cl नेगेटिव, और ये Mg पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बना लिए होंगे? MgCl2। यहाँ डेल्टा H1 की वैल्यू बको पॉजिटिव, डेल्टा H2 की वैल्यू पॉजिटिव, पक्का? इसमें I1 प्लस I2 दोनों लिखी है मैंने। आयनेस एनर्जी 1+2, क्योंकि 2 बार आयनाइजेशन हुआ ना इसका। आपको पढ़ाते होंगे फर्स्ट आयनेस एनर्जी कम होती है, सेकंड उससे ज्यादा होती है, थर्ड इससे, और फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसी चीजें समझ में पता नहीं क्या क्या था। उसके बाद में यहाँ पर डेल्टा H4 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये वैल्यू नेगेटिव होगी। उसके बाद में डेल्टा H5, ये वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। नहीं समझ में आ रहा? 2 टाइम्स क्यों लिखा मैंने? और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अच्छा, ये हमारे पास डेल्टा H5 सॉरी 6, ये लेटेस्ट एनर्जी होगी, ये भी नेगेटिव होगी। अब डेल्टा H टोटल कितना था वो लिखना था, डेल्टा H टोटल। तो हम लिख सकते थे डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होंगी, और ये तीनों वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होंगी। हो गया? नेक्स्ट साइन डालो। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर।
कैलोरीमीटर की स्पेलिंग होती है CALORIMETERAIN, कैलोरीमीटर। लिखो अ डिवाइस इज यूज्ड टू कैलकुलेट, अ डिवाइस इज यूज्ड टू कैलकुलेट heat of reaction, a device is used to calculate heat of reaction, heat of reaction, a device is used to calculate heat of reaction। फिर लाइन चेंज कर लीजिए, सब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर, टाइप्स ऑफ कैलोरीमीटर। नंबर 1, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर। लाइन चेंज कर लीजिए, डैश करके लिखो इसमें, इट इज यूज्ड टू फाइंड, इट इज यूज्ड टू फाइंड डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम डेल्टा यू निकालते हैं ना, इट इज यूज्ड टू फाइंड डेल्टा यू या डेल्टा आर यू नॉट, जो भी हो, डेल्टा यू किसी या डेल्टा एफ यू नॉट, डेल्टा एफ यू नॉट, मतलब डेल्टा यू निकालना है, चाहे कोई सा भी फॉर्मेशन हो, डेल्टा यू। एग्जाम्पल लिख लो, बॉम्ब कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर का एक डिवाइस होता है जिसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर, POMB, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर की स्पेलिंग बोलूं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। सेकंड पॉइंट लिखो, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेल्टा एच या डेल्टा एच डिग्री या डेल्टा एफ एच डिग्री, मतलब कोई भी डेल्टा एच है बस कांस्टेंट प्रेशर से आता है, या डेल्टा सी एच या डेल्टा सी एच डिग्री, और भी मतलब कुछ भी, मतलब सारे एच इसी से कैलकुलेट कर। गुड मॉर्निंग, हो गया इतना। ये लास्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक में जो बॉन्ड एनर्जी वाला डेटा निकालना सिखाया था, बॉन्ड फॉर्मेशन याद आया, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट, जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट एक, दूसरा डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन वको यस, और तीसरा ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के, बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, समझाया जाए। सबसे पहले हेडिंग डालो, कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, हम इसको पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बोर्ड पर देखना और स्टोरी सुनना पूरी। दीपावली पे आप अपने घर गए, बको यस, जाएंगी। जनरली हमने देखा है घरों में सबकी छतों पर पानी के टैंक रखे होते हैं, वो टैंक ये रखा हुआ है प्लास्टिक का, इसको आपने एक और टैंक ले जाकर इंसुलेट कर दिया, क्या कर दिया, जिससे कि इसके अंदर से हीट बाहर ना आए। कई बार क्या होता है, जो ऊपर छत पे टैंक रखा होता है गर्मियों में उससे पानी गर्म हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं गर्म ना हो, तो हमने उसको इंसुलेट कर दिया बको यस, जिससे उससे हीट बाहर ना आए, हीट अंदर ना जाए, यानी कि जो उसकी वॉल होंगी वो कैसी होगी, एडियाबेटिक। थैंक यू ऐसी लैंग्वेज याद रखने के लिए, बहुत मेहरबानी है। पहले लेक्चर से आज तक मैं यही सिखाता रहा हूँ, एडियाबेटिक टर्म। जब आप ये सीखते हैं तो बोलना बहुत आसान हो जाता है, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0, डेल्टा एच बाहर नहीं आएगा। और आपने देखा होगा गर्मियों में वो टैंक होता है, जब गर्म होता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी कि उसका साइज चेंज, तो इसका मतलब ना तो उसमें क्यू बाहर आ रहा है तो क्यू 0, और ना वर्क हो रहा है तो डब्ल्यू 0, इसका मतलब डेल्टा यू टोटल, नहीं समझ में आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कंटेनर एडियाबेटिक हो गया, क्यू बाहर आएगा तो क्यू 0,
इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो W इसका डेल्टा यू टोटल, ध्यान रखना इस बात को, डेल्टा यू टोटल जीरो है, क्यू भी जीरो है, बट फिर भी इन्हीं का यूज करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। हम सराउंडिंग से कट गए, इसको जगाओ। क्या कर रहे हो, जाओ बाहर, क्या कर रहे हो क्लास के अंदर? सोना है घर में जाके, बुक लेके पीछे खड़े हो जाओ, जाके नोटबुक लेके जल्दी निकलो। ओके, अब इसमें भरा पड़ा है पानी, बको यस, इसमें पानी भरा पड़ा है। अब आपने, भाई आप यहाँ से कोटा से गए हैं, थोड़ा सा ज्यादा नालायक हो जाते हैं, चार दोस्त मिलने आते हैं, तो आपने क्या काम किया, जितने भी घर के अंदर पटाखे वगैरह आए हैं, बम वगैरह, उनका बारूद निकाला और उस बारूद को एक छोटे जैकेट में रखा, और उस जैकेट में जो बारूद भरा, वो बारूद ये रखा मटेरियल। क्या है, कौन सो रहा है? ये गंदी गंदी आवाजें नहीं निकालना है क्लास के अंदर, फालतू की हरकत है। और तुम यहाँ नहीं पीछे खड़े होने को बोला है बिल्कुल, उसको दिख ही नहीं रहा है बेचारे को। इतना भयंकर आलस फैला रहे हैं भाई। चलिए हम बोर्ड पे, अभी मैं देखो आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के बाद आए हो आप नहीं चाहेंगे गुलामी के जंजीरों में जकड़ा जाए, तो तमीज से पढ़ लो, हरकत जरा सी भी क्लास के अंदर करोगे नुकसान हो जाएगा आपको। ओके, ये वो मटेरियल है जिससे बर्न किया जाएगा, ये वो बारूद है जिसे बर्न किया जाएगा। आपने इसके अंदर दो वायर कनेक्ट कर दिए, एक वायर ये निकाल दिया और एक वायर ये निकाल दिया, और इन दोनों वायर को जब आप कनेक्ट करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक स्पार्क आएगा, नेगेटिव है और पॉजिटिव एंड बको यस। इससे होगा क्या वो समझते हैं। जब आप इन दोनों वायर को कनेक्ट करोगे तो जो उसके अंदर आपने मटेरियल रखा हुआ है, बर्निंग मटेरियल, वो बर्न होने लगेगा। इस जो स्टील का जैकेट है व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फोम। इसके अंदर जो मटेरियल है ये बर्निंग मटेरियल, मतलब इसका मास हमको मालूम है। मतलब इसका वेट हमको मालूम है कि इसका वेट हमने कितना लिखा हुआ है, W ग्राम। ये जो सब्सटेंस है, ये हमने बर्न करने के देखा, इसको जलाया, जैसे ही बर्न हुआ, ब्लास्ट हुआ, टैंक नहीं फूटेगा, चिंता मत करो। कल्पना है आपका केवल टैंक फूटने की होती है, जैसे पानी छत से नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बर्न हुआ, जैसे ही इसमें से हीट बाहर निकली, तो वो हीट क्या इस कंटेनर से बाहर आएगी, तो क्या होगा उससे, अंदर जो पानी भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है इसके अंदर, H2O, ये गर्म हो जाएगा, बको यस। यानी सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी। और पानी के साथ साथ जो स्टील जैकेट है, जो टिफिन आपने डाला है, उसके भी तो कंटेनर के पार्ट होंगे ना, वो मटेरियल, यानी पूरी पूरी हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी पानी से, और बॉम्ब के जो मटेरियल होगा, बॉम्ब मटेरियल, उसके थ्रू। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती थी, वो प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि यहाँ पर जो पानी है, उसमें यहाँ पर ब्लास्ट होगा तो पानी यहाँ गर्म रहेगा। हम चाहते हैं कि इसमें जो थर्मोमीटर लगाया हुआ है, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, थर्मोमीटर में रीडिंग दिखने लगी आपको, यस गुड। ओके, इसमें रीडिंग नजर आएगी, पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2, तो ये हमने एक स्टायलर लगा दिया जो इसको कंटिन्यू रोटेट करेगा, स्टायलर या एजिटेटर, एक ही नाम होता है।
एजिटेटर। ये पानी को कंटिन्यू पूरा रोटेट करता रहेगा जिससे कि जो टेम्परेचर है वो पूरे के पूरे पानी में इक्वली हो जाए। अब थर्मोमीटर से हमने उसका टेम्परेचर मेजर किया, पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर कितना हो गया T2। और हम ये पता करेंगे कि इससे कितनी इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। जितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी हम उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया ये कौन सा कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। इससे हम क्या पता करते हैं, डेल्टा यू। क्या पता करते हैं, डेल्टा यू, यानी कितनी एनर्जी चेंज हुई। बस हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई, तो इसको छाप लो जल्दी से। आपके पास केवल 10 सेकंड है छापने के लिए। अब आप जरा सोचो कि इसमें से हीट बाहर नहीं आ रही है, लेकिन जब कोई कंबसन रिएक्शन इसके अंदर हुई है तो उसके कारण हीट तो प्रोड्यूस हुई होगी ना। वो हीट प्रोड्यूस होने से क्या हुआ, जो अंदर का पानी है वो गर्म हो गया होगा, यानी सारी सारी हीट किसने एब्जॉर्ब कर ली होगी। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय या हीट प्रोड्यूस बाय कंबसन रिएक्शन। और प्रोड्यूस हुई है तो हम नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो ठीक है लिख लो। हाँ बिल्कुल पानी पियो भाई, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा। जल्दी पानी वानी पी लो, 10 सेकंड है सबके पास। और ये बताओ मेरी क्लास कितने बजे तक है, 10:05 तक। हाँ तो जल्दी लिखो, टाइम कम बचा है। मैंने होमवर्क में आपको डीपीपी दी थी करने को, 11 से लेकर, अब 15 तो मिसलेनियस है, करते रहना। 14 तक दी थी ना, करके तो नहीं आए होंगे। एक आध क्वेश्चन हुआ उनका। बहुत से लोगों ने इसका मतलब किया ही नहीं है, नहीं किया। आवाज आई नहीं रही बीच में से क्लास में। कल मैं जब इलस्ट्रेशन करवाऊंगा ना, डीपीपी क्वेश्चन दूंगा, जो लोग नहीं कर पाएंगे मैं समझाऊंगा किस किसने नहीं। हो गया नोट, लिखो वेयर T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर है, उसमें नहीं दिखेगा डायग्राम में, चिंता मत करो। T1 इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, T2 फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। हो गया। सी हीट कैपेसिटी, सी हीट कैपेसिटी। सी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब लाइन चेंज कर लिखो, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल टू टोटल हीट प्रोड्यूस इन कंबसन रिएक्शन, टोटल हीट प्रोड्यूस इन कंबसन रिएक्शन, टोटल हीट प्रोड्यूस। रिलीज वर्ड यूज मत करना, रिलीज तभी बात करेंगे जब इंसुलेशन के बाहर आ रही होगी, तो हमको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने प्रोड्यूस वर्ड यूज किया है। टोटल हीट प्रोड्यूस इन कंबसन रिएक्शन, अंडरलाइन करना प्रोड्यूस। और कंबसन आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यस और नो। कंबसन कौन सी प्रोसेस होती है, तो लिखो डेल्टा सी यू इक्वल टू माइनस क्यू सी।
क्यू मतलब जो हीट प्रोड्यूस हुई, नेगेटिव इसलिए क्योंकि प्रोड्यूस हो रही है, कंबशन रिएक्शन इसलिए सी लिखा हुआ है मैंने। सी का मतलब कंबशन, और आप जानते हैं क्यू का मतलब होता है सी डेल्टा टी, बको यस, सी डेल्टा टी। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ माइनस एम ऑफ H2O, सी ऑफ H2O, हाँ एम का मतलब है मास, मुझे बस थोड़ा समझाने के लिए जरूरत थी डायग्राम की, इसलिए मैं बना रहने दिया, बाकी और कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैंने यहाँ बोला हुआ है m of H2O, C of H2O प्लस m ऑफ बॉम्ब मटेरियल या स्टील जैकेट और C ऑफ बॉम्ब मटेरियल, ये टोटल मैंने लिखा हुआ है डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी या सी डेल्टा टी। गुड मॉर्निंग बच्चों। टोटल हीट कैपेसिटी काउंट की है। टोटल हीट कैपेसिटी का मतलब है पानी की भी हीट कैपेसिटी और बॉम्ब की हीट कैपेसिटी। भाई स्टील जैकेट वगैरह भी तो उसी के अंदर पड़े होंगे ना। ज्यादा से ज्यादा आप ऐसे लिख सकते थे इसको, कई बार क्या होता है बॉम्ब मटेरियल की हीट कैपेसिटी टोटल दी रहती है, तो माइनस मास ऑफ H2O बको यस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ H2O बको यस, प्लस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब मटेरियल बको यस इनटू डेल्टा टी। नहीं समझ में आया? पक्का? ओवरऑल मैंने इसकी हीट कैपेसिटी लिख दिया माइनस जेड डेल्टा टी, माइनस जेड डेल्टा टी। जेड का मतलब टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ एंटायर बॉडी सिस्टम, मतलब उसमें बॉम्ब मटेरियल भी आ गया और पानी वानी सब आ गया। छाप लो इसको जल्दी। जल्दी छापो। अभी मैंने टोटल इंटरनली चेंज बताया, बट मैं पर मोल के अकॉर्डिंग बात करना चाह रहा हूँ। तो लिखो लाइन देंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यू टू पर मोल ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यू टू पर मोल ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यू टू पर मोल ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, पर मोल ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, पर मोल ऑफ बर्निंग मटेरियल। यानी एक मोल बर्न होगा तो कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज आएगी। अभी एन मोल थे, कितने मोल थे? एन मोल से कुछ इंटरनल एनर्जी डेल्टा सी हुए, तो वन मोल से कितनी आएगी? दोबारा बोलूं? गुड मॉर्निंग। एन मोल से इंटरनल एनर्जी चेंज 15 जूल आती है, एन मोल से इंटरनल एनर्जी चेंज 15 जूल आता है चेंज, तो वन मोल से कितना आएगा? 15। भाई मैं भी यही कहना चाहता हूँ, एन मोल से अभी इंटरनली चेंज आया डेल्टा सी यू, तो वन मोल से कितना आएगा? डेल्टा सी यू बाय एन। लिखो पर मोल सब्सटेंस के लिए हम लोग वैल्यू डालेंगे, डेल्टा सी यू फॉर पर मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन। क्यू की वैल्यू आपके पास पता है क्या लिखे? तो पर मोल के लिए यानी डेल्टा सी यू इक्वल टू आप लिख सकते थे माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन एन। एन क्या है? व्हाट इज एन? किसके मोल्स? जो सब्सटेंस बर्न किया जा रहा है, जो बारूद आपने उसके अंदर रखा था, जो बम वगैरह से निकाल के बारूद निकलती है ना, उसको बर्न किया, उसका मटेरियल। यानी डेल्टा सी यू इक्वल टू माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन मोलर मास, सॉरी, वेट ऑफ बर्निंग मटेरियल, स्पेलिंग सही लिखिए, बर्निंग मटेरियल इनटू मोलर मास ऑफ बर्निंग मटेरियल।
अगर आपको मोल दिए, वैसे मैं हमेशा यूज करता हूँ इस फॉर्मूले को, मोल दिया है, मास दिया है, क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे। डब्ल्यू क्या चीज है? वेट किसका? बर्निंग मटेरियल का। लिखवा दिया मैंने ये, एम लिख लो, एम मटेरियल, एम मतलब होता है कैपिटल एम, मोलर मास ऑफ बर्निंग मटेरियल, मोलर मास ऑफ बर्निंग मटेरियल। लिखना जेड, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ एंटायर बॉडी सिस्टम, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब अगर आपने जब भी बॉम्ब कैलोरीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग बच्चों, उसमें केवल यही फॉर्मूला लगाना, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन एन, जेड है हीट कैपेसिटी, वैल्यू डाल देना, आंसर निकाल लेना। लेकिन वो उसमें आपसे बोलेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर तो है, लेकिन एंथैल्पी पूछेंगे। क्या पूछेंगे? लिखो लाइन चेंज करके, डेल्टा एच इक्वल टू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फॉर्मूले को लगा देना तो डेल्टा एच भी आ जाए। अगर एंथैल्पी पूछ लिया तो आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से बाय डिफॉल्ट डेल्टा एच डेल्टा यू निकलता है। एक क्वेश्चन है जिसमें एरर है थोड़ी सी, उसमें डेल्टा एच लिख दिया है बॉम्ब कैलोरीमीटर के डेटा को, तो वो एरर ही है, उसको मैं करेक्शन नहीं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डेल्टा यू होता है। अब वो है तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं आप बोलेंगे सर एग्जाम में ऐसा आ गया तो मेरी कोई गलती नहीं है, बट वो एरर है। दोबारा बता देता हूँ, नाम लिखा है सिस्टम का बॉम्ब कैलोरीमीटर, बको यस, बॉम्ब कैलोरीमीटर से जब भी कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा? डेल्टा यू, लेकिन उस क्वेश्चन में डेल्टा एच बोल दिया उन्होंने धोखे से। अब धोखे से बोला है सच में बोला है, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो एरर वहां पर है। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप कल आ जाएंगे सर आपने गलत पढ़ा दिया, मैं पढ़ा बिल्कुल सही रहा हूँ, चिंता मत करो। लिखिए नेक्स्ट, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, हेडिंग डालो कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर। इसका फॉर्मूला बना लो, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन एन, डेल्टा एच इक्वल टू माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन एन। वही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, वहाँ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, और कोई चक्कर नहीं। उसमें स्टेटमेंट पूरा कर लो, जरा पीछे लिखाया था ना जेड, यहाँ जेड का मतलब क्या लिखाया था, चेक चेक करो, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये लिखाया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, बॉम्ब कैलोरीमीटर लिखा है तो, लेकिन फिर भी लिख लो आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आप मान लो सर दोनों जगह जेड लिखा था, गलत हो गया, हम क्या करें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में लिख लो, बॉम्ब कैलोरी जेड, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गया, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एडिएबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, एडिएबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, एडिएबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। एडिएबेटिक स्पेलिंग आती है, ADIABATIC, एडिएबेटिक फ्लेम टेम्परेचर। दोबारा बोलो, एडिएबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, फ्लेम, फ्लेम समझते हो क्या होता है? आग, हाँ वही 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 वाला बिल्कुल, टेम्परेचर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जरा हेडिंग को ध्यान से पढ़ो,
कैसा वेसल है? अगर एडियाबेटिक वेसल के अंदर कोई आग जलाई जाए तो उसके कारण हीट बाहर आएगी। इसका मतलब उसके अंदर जो टेम्परेचर बनेगा उसके कारण सारा का सारा टेम्परेचर अंदर ही रहेगा। तो जितना भी मैक्सिमम आना होगा वो मैक्सिमम आ जाएगा। तो हम वही मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सुनाई देगी? क्योंकि हीट अगर बाहर आ जाती तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर धीरे-धीरे कम हो जाता। हम बाहर नहीं आने दे रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई उसके कारण जो टेम्परेचर जनरेट होगा वो मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सुनाई दिया? पहले मैं लिखा देता हूँ, फिर चीज़ों को समझते हैं कैसे क्या है घटनाक्रम। वैसे थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, रिएक्शन होती कैसे है? जैसे होती है हम वैसे पढ़ नहीं पाते। तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। गुड मॉर्निंग। एक इंसान ने एक बिज़नेस शुरू किया। पहले मेरी बात सुन लो। टॉफ़ी खरीदने बेचने का, जैसे यहाँ कैंटीन वाला है, इसने ₹100 की टॉफ़ी खरीदी, बको यस। ₹100 की 100 टॉफ़ी खरीद के लाया मान लो। अरे होंगी ₹1-1 वाली, आप उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। उसने घर से ₹100 लिए और उसने टॉफ़ी बेचना शुरू किया। उसने 30-35 टॉफ़ी बेच दी। फिर जो बेची उसके जो पैसे आए और टॉफ़ी खरीद ली। फिर उनको और बेचा, फिर टॉफ़ी खरीदी और बेचा, ये करता रहा। तो जब वो प्रॉफ़िट काउंट करेगा तो कब काउंट करेगा? सारी टॉफ़ी बिकने के बाद काउंट करेगा, बीच में काउंट कर लेगा? सारे कंप्लीट होने के बाद में, यही होगा ना? भई उसने 100 खरीद ₹100 का इन्वेस्टमेंट किया, ₹100 की टॉफ़ी खरीदी, उसने उसमें से कुछ 25-30 बिक गई, 50 बिक गई, फिर और खरीद लाया, फिर 50-60 बिक गई, फिर और खरीद के लाया। एक टाइम पीरियड बाद उसने सारी बेच दी, जो भी उस बीच खरीदा। अब वो ये देखेगा कि उसने ओवरऑल लगाए कितने रुपए थे? ₹100 कितने लगाए थे? और उसने ओवरऑल जब सारी टॉफ़ी बिक गई तो उसने देखा कि ₹120 उसको मिले। कितने मिले? तो प्रॉफ़िट कितने का हुआ? तो ये जो ₹20 की बात है, ये क्या उसने बीच में जब वो खरीद रहा था, बेच रहा था, खरीद रहा था, बेच रहा था, क्या उस समय काउंट कर सकता था? नहीं, उस समय तो वो ये प्रोसेस में था। यही घटनाक्रम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यही सेम घटनाक्रम हम इस जगह डिस्कस करने वाले हैं। रिएक्टेंट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो रिएक्टेंट्स में क्या होता है? कुछ एनर्जी कंज़्यूम होती है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिएक्टेंट्स ब्रेक होते हैं, जिसमें एनर्जी कंज़्यूम होती है। सुनाई दिया? और प्रोडक्ट बॉन्ड बनाते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बको यस? तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बॉन्ड ब्रेक करने में काम आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बॉन्ड ब्रेक करने में काम आ रही है। तो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एब्ज़ॉर्ब हो रही है। लेकिन जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, रिएक्शन होना बंद हो जाएगी, तो अगर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई होगी, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई होगी, मतलब प्रोड्यूस होने का मतलब है रिएक्टेंट जितनी चाहिए उससे कम हुई होगी, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि रिएक्शन होते टाइम बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है, ब्रेक होने में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी रिलीज कंज्यूम रिलीज कंज्यूम रिलीज कंज्यूम, जब रिएक्शन रुक जाएगी तो अब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई वो दोबारा कंज्यूम, तो उसके कारण कंटेनर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं। सुनाई नहीं दिया? पक्का? लिखिए लाइन चेंज, एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे पहले हम एट कांस्टेंट प्रेशर बात कर लेते हैं। इसमें लिखिए लाइन चेंज करके, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय सिस्टम, maximum temperature attained by system, maximum temperature attained by system in combustion process, in combustion process, in combustion process takes place in adiabatic vessel, takes place in adiabatic vessel, takes place in adiabatic vessel। कौन सा वेसल यूज कर रहे हैं? कंबसन हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन? अंडरलाइन करना, कंबसन रिएक्शन। नहीं तो आप में से कोई आ जाएगा सर एंडोथर्मिक नहीं हुई क्या? मान लोगे आप भी। कंबसन हमेशा कैसी रिएक्शन होती है? एक्सो। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, ये तो कंफर्म है। ओके, हमारे पास एक रिएक्शन है रिएक्टेंट, जिससे रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का टेम्परेचर है Ti, इनिशियल टेम्परेचर। सुनाई दिया? रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट, अच्छा इसमें एडिबेटिक वेसल है बको यस। तो डेल्टा H टोटल और डेल QP
क्या होंगे? 0। भाई डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं? क्यूपी बोलते हैं ना। नहीं समझ में आया? हीट कैपेसिटी नहीं बोलते? तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0 टोटल। अब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, और अभी हमने हेस लॉ पढ़ा है। हेस लॉ में हम सिंगल स्टेप जाएँ या मल्टी स्टेप जाएँ, टोटल हीट बराबर है। ओके, तो मैंने ये बोला है कि सबसे पहले रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट में। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तब उनका टेम्परेचर कितना है? इनिशियल। और अब बची हुई टेम्परेचर के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? टी फाइनल। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा था? कुछ समझ में आया? 100 रुपए 120 रुपए का केस। पहले सारा का सारा सामान बिका, उसके बाद जो बचा उस डिफरेंस को देखा। मैं भी ये कह रहा हूँ, पहले रिएक्टेंट सारे के सारे किस में कन्वर्ट हुए? प्रोडक्ट में। फिर बची हुई हीट से हमने देखा कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया। इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है? इनिशियल। मान लीजिए यहाँ एंथैल्पी चेंज आता है डेल्टा एच टी, इनिशियल लिख दिया मैंने इसको T1 टेम्परेचर पर, और यहाँ लिखा है मैंने डेल्टा एच टू। और आपको पता है डेल्टा एच टी इनिशियल डेल्टा एच टू टोटल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हेस लॉ यही तो पढ़ा था हमने। तो मैंने ये लिखा हुआ है डेल्टा एच टोटल इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0। यानी मैंने लिखा है डेल्टा एच एट टी इनिशियली प्लस डेल्टा एच टू इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ टेम्परेचर कितना है? यहाँ का टेम्परेचर कितना है? इसका मतलब इसमें कोई चेंज आ रहा है? तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पर डेल्टा एच टी इनिशियल इक्वल टू एन टीपीएम ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा टी, और ये समेशन का साइन लगा दिया मैंने। समेशन का साइन यानी डेल्टा आर सीपीएम कर दूं? बको यस। तो एन वर्ड हटा देता हूँ, यहाँ डेल्टा आर सीपीएम कर देता हूँ। डेल्टा आर सीपीएम या सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट, एन ठीक है, एन बहुत है, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। एन सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया? 0। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? सुना ही नहीं दे रहा। डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस, तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ इक्वल साइन नहीं है। कौन सा साइन है ये? प्लस साइन है। इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच टी इनिशियल अपॉन एन सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या सही लिखा है मैंने? पक्का? डेल्टा टी का मतलब होता है टी फाइनल माइनस, तो टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल माइनस डेल्टा एच टी इनिशियल अपॉन एन सीपीएम ऑफ प्रोडक्ट। इससे टी फाइनल आ जाएगा। भाई डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो मालूम है ना। तो मैंने टी फाइनल बराबर बना दिया। छाप लो। हो गया नोट? आपकी डीपी में बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन थे क्या? नहीं थे, मुझे मालूम है। बॉम्ब कैलोरीमीटर और फ्लेम टेम्परेचर के क्वेश्चन नहीं है, तो वो मैं आपको अलग से करा दूंगा।
क्योंकि जनरली आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो दिक्कत होगी आपको। और बॉम्ब कैलोरीमीटर के क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर मत करना, प्रीवियस ईयर नहीं बोला ना मैंने करने को। प्रीवियस ईयर तब करना जब आप बाकी क्वेश्चन कर दोगे। प्रीवियस ईयर में बॉम्ब कैलोरीमीटर पे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी ध्यान रखना, कम नहीं है। तो बैठना है, नींद दूर हो गई, बैठो। हो गया नोट? गुड मॉर्निंग। इसमें समीशन का साइन लगा लो, मैं समीशन लगाना भूल गया, वो समीशन था, बता दिया करो, मिस प्रिंटिंग यार, समीशन साइन था ना। हाँ लिख लेना। वेयर वेयर टी आई इनिशियल टेम्परेचर, टी आई इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ फाइनल टेम्परेचर, टी आई इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ फाइनल टेम्परेचर, समीशन ऑफ एन सी पी एम ऑफ पी। लिखो, हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस, एन मैं बोल रहा हूँ डेल्टा समीशन ऑफ एन सी पी एम ऑफ पी। पी मतलब होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है रिएक्शन के बाद जो भी कंटेंट के अंदर है वो सब प्रोडक्ट है, चाहे बचा हुआ रिएक्टेंट और बना हुआ प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट कहलाता है। लिखिएगा, वेयर समीशन ऑफ एन सी पी एम, हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस present in the vessel after reaction, present in the vessel after reaction, heat capacity of all substances present in the vessel after reaction, रिएक्शन के बाद जो भी बचा है और जो भी बना है उस सबको, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, गुड मॉर्निंग, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू CO2 गैस, ये रिएक्शन होती है, बको यस। इसका लिया हमने 1 मोल, इसका लिया 3 मोल, दोनों में एलआर कौन है? सुनाई नहीं दे रहा? तो रिएक्शन के बाद ये कितना बचेगा? ये कितना बचा? 2 मोल। और ये कितना बना? 1 मोल। अब मुझे कैलकुलेट करना है समीशन ऑफ NCPM ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये कि इसमें ये और ये दोनों यानी कि 1 इंटू CPM ऑफ O2 गैस, बको यस, O2 कितने मोल है? तो 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 1 इंटू CPM ऑफ CO2 गैस। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने। मुझे लगता है क्लियर है। तो जो भी कुछ है सबका हीट कैपेसिटी लिखेंगे, उसे एनसीपीएम बोलते हैं। क्लियर? ओके, फिर लिखिएगा इसमें एक स्टेटमेंट नोट। अभी हम कंबसन रिएक्शन में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। तो देखो मैंने ऑक्सीजन के कितने मोल बचा दिए, 2। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह एयर लिखा होता, क्या लिखा होता? तो एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में एयर लिखा है तो आप यहाँ पर एनसीपीएम कैलकुलेशन में N2 को भी कंसीडर करें। नाइट्रोजन कहीं दिख रही है क्या? नहीं लिखी है, क्योंकि मैंने यहाँ O2 रिएक्शन लिखा था। अगर एयर लिखा होता तो हम नाइट्रोजन भी कंसीडर करते। वो डेटा दिया रहेगा, कितना परसेंटेज, क्या, सब कुछ लिखिएगा। इफ एयर इज यूज्ड इन कंबसन रिएक्शन, if air is used in combustion reaction, if air की स्पेलिंग होती है AIR, if air is used in combustion reaction, then if air is used in combustion reaction, then consider N2, then consider N2 in then consider N2 in CPM calculation, then consider N2 in CPM calculation by default, then consider N2 in CPM calculation by default, यानी हमें N2 भी कंसीडर करना पड़ता है। हो गया? अभी मैंने पढ़ाया था कांस्टेंट प्रेशर पे, अब लिखो कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी ये देखो ध्यान से, ये डेटा मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे पढ़ाया था आपको। अब इसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ना है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा एच की जगह क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। जल्दी से कंप्लीट करो रिएक्शन, जल्दी कंप्लीट करना है, उसी में करेक्शन नहीं करना है आपको।
मैंने सही करेक्शन किया है ना? चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कहीं डेल्टा एच तो नहीं लिखा रह गया एक जगह भी? और ये टी फाइनल निकालना होता है। कॉम कैलोरीमीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले बता दिया। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में। एक बॉन्ड एनर्जी वाला केस, एक न्यूट्रलाइजेशन वाला केस और एक बॉम्ब कैलोरीमीटर। अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे थर्मोडायनेमिक में, किसमें, तो थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री में दोनों का मिला के क्वेश्चन आते हैं, और तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के हैं, ये भी याद रखना। ज़्यादा क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के हैं। और ये थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश। अब लिखो क्वेश्चन। ये कौन गाना गा रहा है भाई? खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े जल्दी। हाँ माइक में दे दूंगा ना। तुम कुछ कहना चाह रहे हो? खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। क्या यहाँ पर इसकी बात कर? ये तो प्रोडक्ट ही है, ये तो पी ही रहेगा, प्रोडक्ट ही है। उसे सी सी वी नहीं करना है यहाँ पर। मुझे मालूम था कि कोई ना कोई इस पे कमेंट करेगा, तुमसे उम्मीद नहीं थी लेकिन मुझे, लेकिन तुम कर सकते थे, मैं भूल गया था। बातें नहीं प्लीज। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको। अरे दिया था 12 + 13 टी स्क्वायर वगैरह। एक भी क्वेश्चन नहीं दिया? गुड मॉर्निंग, लिखो एक क्वेश्चन जल्दी से। फॉर यूरिया, फॉर यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? NH2CO NH2। फॉर यूरिया, डेल्टा एफ एच डिग्री एट 298 केल्विन इक्वल टू -333.5 किलो जूल पर मोल। जल्दी लिखो। फॉर यूरिया, डेल्टा एफ एच डिग्री 298 केल्विन पर इक्वल टू -333.5 किलो जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा आर यू डिग्री या डेल्टा एफ यू डिग्री एट 298 केल्विन। टेम्परेचर नहीं बदला है, इस पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन बताया था कोई था? बको क्या है फॉर्मूला? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बको यस। गुड मॉर्निंग, आवाज ही नहीं आ रही है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। पहले ये बताओ समझना है कि नहीं समझना है? पक्का? तो आंसर रिप्लाई किया करो तो पढ़ाऊँ। नहीं नहीं पढ़ना है तो चैप्टर तो मैंने खत्म कर ही दिया। अब ये डिपेंड आप पे करता है आप पढ़ना चाहते हो कि नहीं। आपने बोला स्लो तो स्लो सही, लेकिन कम से कम अब तो पढ़ना शुरू करो। 4 लेक्चर तक पढ़ाया है, आज का लेक्चर देख लो, कुछ नहीं लिखाया मैंने आज का लेक्चर। मुश्किल से 15-20 मिनट का टॉपिक था, देख लो आज का। बॉन्ड नेवर साइकिल के बाद यही तो आया केवल, अब पूरा 1 घंटे खत्म किया है मैंने उसमें। पता है इससे क्या हो रहा है? केवल आपका टाइम बर्बाद, और कुछ नहीं हो रहा है। आपको जितना स्लो करना है कर लो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और जब मैं एक हाथ क्वेश्चन कराने की बात आता हूँ तो आप नहीं समझते। जरा ध्यान से देखो इसमें, अच्छा यहाँ लिखी हुई चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेल्टा एफ, ये इंपॉर्टेंट है, सुनाई दे गया? अब वो एच है या यू है वो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा एफ का टर्म है, यानी फॉर्मेशन। बको यस। उसके बाद डिग्री लगा हुआ है, यानी स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है? क्या है इसका फॉर्मूला? सुनाई नहीं दे रहा? यानी प्रोडक्ट हमें बनाना है NH2CO NH2। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया।
यूरिया किस स्टेट में है? इसमें जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो जरा ध्यान से देखो, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है और सल्फर है। तो वही इधर भी लिखना है। क्या क्या लिखना है बको? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पक्का, और हाइड्रोजन। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर होगी। उस स्टेट में लिखना है जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं। नाइट्रोजन गैस में होती है, ऑक्सीजन गैस में होती है, कार्बन सॉलिड होती है, सब। अब बैलेंस करते हैं। इधर नाइट्रोजन कितने एटम्स हैं? तो 2 एटम दिख रहे हैं। उधर हाइड्रोजन कितना है? तो 2 का इंटू करेंगे। कार्बन कितना है? 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ हाफ करना पड़ेगा। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात, पक्का। अब इसको सबको करने के बाद में आप इसमें डेल्टा एनजी निकालो, कितना है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी में केवल गैस के एटम्स काउंट करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल, गैस स्टेट। इधर कितने हैं? 0, पक्का। तो 0 माइनस हाफ -1 -2, यही तो करेंगे। कितना आ गया? -7/, पक्का। भाई मेरी गणित खराब है इसलिए मैं नहीं मानता कि मैंने सही किया होगा। डेल्टा एनजी इतना आया। अब डेल्टा एनजी आ गया तो डेल्टा एच इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, यही था ना। तो डेल्टा एच कितना दिया था? -333.5 किलो जूल पर मोल, बको यस, इक्वल टू डेल्टा यू, बको यस, प्लस डेल्टा एनजी का वैल्यू -7/2 इंटू आर की वैल्यू 8.314 क्योंकि किलो जूल पर मोल में लाना था। सुनाई दे गया? और टेम्परेचर कितना? 298 केल्विन। अब आप देखो केल्विन से केल्विन कैंसिल, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में प्रॉपर अप्रोच लगा पाओगे तो होगा। मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझना नहीं चाहते। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर या फिर इसके इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे।